आप लोगों ने तो ऐसी कई सारे मानहवा देखी होगी जिसमें मैन कैरेक्टर का वापस जन्म होता है। पर आज के इस मैनवा ये दुनिया के आखिरी ड्रैगन की, जो कि इंसान के रूप में जन्म लेता है, जिसका नाम रे होता है। अब कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। वह ड्रैगन बोल रहा था, मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि इंसान इसमें कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वह कामयाब हो गए हैं। उन लोगों ने मुझे सफलतापूर्वक हरा दिया है। अब इस बात को बीते हुए 1000 साल पूरे हो चुके हैं। मेरी प्रजाति लगभग पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। मेरा लक्ष्य तो मानवता से बदला लेने का था, पर यह सब खत्म हो चुका है। मैं हार चुका हूं। तभी उसे एक आवाज आती है, हेलो डार्लिंग। उसके सामने एक इंसान था जो कि बोलता है, ये काफी प्यारा है। उस बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या चल रहा है। वो सोचता है, मैं इंसान के रूप में क्यों हूँ? क्या मैं इंसान बन चुका हूँ? मुझे जाने दो, गंदे इंसान हो। वह आदमी बोलता है, लगता है ये मुझे पसंद करता है। जब बच्चा रुक जाता है, वह बोलता है, इसे क्या हुआ? और वह ड्रैगन अचानक से उसके मुंह पे थूक देता है, और वह ऐसा करके बगल में लेटे हुए हंस रहा था। उसकी माँ उसे सहलाते हुए कहती है, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है रे। वह ड्रैगन सोचता है, रे, ये काफी मजाकिया नाम है। अब रे को जन्म लिए हुए 4 साल बीत चुके होते। वह जंगल की घास में लेटा आराम कर रहा था। वह बोलता है, मैं ये सब काम नहीं कर सकता। इंसान की बॉडी काफी कमजोर होती है। 4 साल बीत चुके हैं, मेरे बाल लाल हो चुके हैं, पर मैं इंसानी शरीर का अभी भी आदी नहीं हुआ हूं। ऐसा चलता रहा तो क्या मैं कभी अपना बदला ले पाऊंगा? तभी कोई बोलता है, बदला? लेकिन किससे? रे अपनी तलवार लेकर बोलता है, कौन है? और जब वह देखता है तो चौंक जाता है। वह उसकी उम्र की एक प्यारी लड़की होती है। वह बोलती है, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। मेरा नाम एमी है। मैं गांव में रहती हूँ। रात होने वाली है। रे बोलता है, क्या यह जगह खतरनाक है? एमी जवाब देती है, दिन में तो नहीं, पर रात में डीमंस यहाँ शिकार पर निकलते हैं। रे बोलता है, तुम तो इसके बारे में ज्यादा जानती हो। एमी बोलती है, ज्यादा नहीं, मैं बस यहाँ फल और सब्जियां तोड़ने आती हूँ। अब रात होने वाली है, चलो साथ में पहाड़ से नीचे चल। रे बोलता है, जो भी हो, मेरा नाम। एमी जवाब देती है, रे, सही कहा ना मैंने, तुम गांव में काफी मशहूर हो। वह सोचता है, काफी मशहूर हूँ? गांव के लोग उसके साथ भेदभाव करते थे। जब वह बाजार में निकलता तो लोग कहते, उसके लाल बालों को देखो। टैलन परिवार शायद श्रापित है। इस दुनिया में इंसान लाल रंग को अशुभ मानते हैं। इनके पूर्वज कहते थे, पूरी जादुई दुनिया में एक अकेला लाल रंग का ड्रैगन चलता था। मनुष्य और ड्रैगन के बीच की लड़ाई सैकड़ों नहीं, हजारों सालों से चल रही है। कम लोगों ने देखा है, पर लाल ड्रैगन को बुराई का प्रतीक माना जाता है। कहानी ऐसी ही है। मुझे अपने पिछले जन्म में ज्यादा लोगों से नहीं मिलने को मिला। एमी बोलती है, तुम क्या सोच रहे हो? चलो चलते हैं। रे बोलता है, आ रहा हूं। क्या तुम यहाँ हर दिन आती हो? एमी बोलती है, हाँ, जितने ज्यादा फल और सब्जियां हो तो। तुम भी तो आते ही और तलवार चलाते हो। रे बोलता है, मैं तलवारबाज बनना चाहता हूँ। तभी कुछ बच्चे बोलते हैं, रुको। एक बच्चा बोलता है, मेरी छोटी बहन से दूर हो जाओ। एमी बोलती है, गैरी, तुम क्या करना चाहते हो? इसने मुझे कुछ नहीं किया। गैरी बोलता है, अपने आप को मरा हुआ समझना अगर मैंने तुम्हें वापस मेरी बहन के पास देखा तो। एमी बोलती है, गैरी, तुम क्या बोल रहे हो? उसके साथी बोलते हैं, गांव से निकल जाओ, इससे हमारी मदद हो जाएगी। तुम केवल दुर्भाग्य लेकर आओगे। और जाते हुए बोलता है, यह सब इसके पेरेंट्स की गलती है, उन्हें भी गांव से बाहर चले जाना चाहिए। रे बोलता है, रुको जरा, और उस बच्चे को एक घूंसा मार देता है, जिससे वह बच्चा उड़ते हुए दूर गिरता है। गैरी सोचता है, यह क्या चल रहा है, और वह भी पीछे उड़ते हुए गिर जाता है। रे बोलता है, मेरे रास्ते में मत आओ, मैं सिर्फ मेरे माता पिता को अपमानित करने वाले को मारना चाहता हूँ। गैरी बोलता है, शिकायत मत करना अगर तुम पीट जाओ, क्योंकि यह सब तुमने ही शुरू किया था। मैं तुम्हारा तुच्छ जीवन नहीं लेना चाहता। एमी बोलती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। रे बोलता है, मैं भी तुम्हारा जीवन नहीं लेना चाहता। तुम सब मेरे पर एक साथ हमला कर सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब सीन आता है गांव पर, जहां एक बंदा बोलता है, मैम, मैंने सुना है आपके बेटे नाइट एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। वह बोलती है, हाँ, उन्होंने तो बस देने का सोचा है, उसमें उनका सिलेक्शन हो या नहीं ये बात की बात है। वह बोलता है, आपके बच्चे काफी होशियार हैं, अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो किनका होगा? तभी उसके बगल से रे गुजरता है। वे लोग रे को जाता हुआ फुसफुसा सा रहे थे। वह बोलता है, मैंने सुना है यह भी एंट्रेंस एग्जाम देने वाला है। लेडी बोलती है, मुझे नहीं लगता एकेडमी वाले ऐसे बच्चों को लेंगे जो कि सिर्फ दुर्भाग्य लाता है। रे बोलता है, मैं घर आ गया। उसकी माँ बोलती है, तुम इतने लेट क्यों हो, खाने का वक्त हो गया है। क्या तुम वापस से किसी के साथ लड़के आए हो? रे बोलता है, नहीं, ये छोटे हैं, मुझे ट्रेनिंग के दौरान लगी है।
उसकी माँ बोलती है, झूठ मत बोलो, क्या उन बच्चों ने तुम्हें वापस तंग किया? रे बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पिता बोलते हैं, लगता है तुम अपने तलवारबाजी सीखने में पूरी मेहनत कर रहे हो। उसकी माँ बोलती है, ये सब आपकी गलती है, आपकी वजह से इस ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उसके पिता बोलते हैं, अगर वह ट्रेनिंग नहीं करेगा तो एवरियन नाइट एकेडमी में कैसे जा पाएगा? वह बोलती है, हमारा बेटा आगे चलकर कुछ और काम कर लेगा। वे जवाब देता है, कुछ भी हो, हमारा बेटा काफ़ी होशियार है, वह एक अच्छा तलवारबाज बनेगा। उसकी माँ उसके पिता पर हमला कर देती है और बोलती है, मैं तुम्हें आज सबक सिखाकर रहूंगी। रे सोचता है, मेरे माता पिता काफ़ी दुर्लभ एडवेंचरस हैं, पर मैं इनकी कोई भी खूबी को नहीं ले पाया। क्या अगर उस वक्त मैं भी जादूगर पता तो मैं भी ऐसा बन जाता? हम एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां एक पृष्ठ एक गोले को देखकर बोलते हैं, मुझे माफ करना, मुझे नहीं लगता आपके बच्चे में किसी भी प्रकार का जादू है। उसकी माँ बोलती है, मैं एक मेज हूं जो कि एकेडमी से पास हुई हूं। रे सोचता है, यह बॉल टूटा हुआ है। वह बोलते हैं, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। रे सोचता है, ये किस प्रकार का मजाक है, मैं तो जादू का मालिक हूं, मेरे में कैसे कोई जादू नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। और वह उस पृष्ठ के मूंछों को खींचने लगता है। उसकी माँ बोलती है, उन्हें जाने दो। रे बोलता है, एक ड्रैगन पुनर्जन्म के बाद जादू नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्या मजाक है। उसके पिता उसे एक तलवार देते हैं, इसे अपना एक जन्मदिन का तोहफा समझो। अगर तुम कोई जादूगर नहीं बन सकते तो फिर तुम एक तलवारबाज बन जाओ जैसे कि तुम्हारे पिता हैं। रे सोचता है, अभी भी उम्मीद है, अगर मैं तलवारबाज बन गया तो मनुष्य से अपना बदला ले लूंगा। अब वापस उसके पिता उसके माँ को शांत कर रहे थे। उसकी माँ बोलती है, ट्रेनिंग में लेट मत हो जाना। रे एक बारन नाम के लकड़ी के पुतले को लेवल 1 पर सेट करके ट्रेनिंग कर रहा था। बारन उस पर हमला कर देता है। रे बोलता है, मैं इसकी सभी चालू को समझ गया हूं, अब मुझे बस इसके डिफेंस में कुछ कमियां खोजनी है। और तलवार लेकर उसे पर हमला कर देता है। उसका पैर एक पत्थर के कारण फिसल जाता है और उसका हमला बारन पर न लगकर लकड़ी पर लगता है। वह चिल्लाते हुए बोलता है, ये क्या था? बारन बोलता है, लेवल 1 फेल्ड, अब सिस्टम बंद हो रहा है। रे सर पकड़कर बोलता है, मैं सबसे आसान तरीका खोज लिया था, पर मेरा शरीर मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा? क्या मैं एक तलवारबाज बन भी पाऊंगा? अचानक हम देखते हैं, किसी ने रे पर एक पोटली फेंकी थी। वह कोई और नहीं बल्कि गैरी होता है। वह हंसते हुए बोलता है, अभी तो तुम्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना है, तलवारबाज बनना छोड़ दो और कोई ऐसा काम करो जो तुम्हारे लेवल का हो। रे जमीन पर लेटा ये सारी बातें सोच रहा था। वह खड़ा होता है और बारन को वापस से लेवल 1 पर सेट कर देता है। अब हम देखते हैं एमी को, जो कि गैरी को आज के लिए डांट रही थी। गैरी बोलता है, ये सब उसकी वजह से हुआ और उससे दूर ही रहना। अगर तुम उसके साथ रही तो वह अपने लाल बालों से तुम्हें भी इन्फेक्ट कर देगा। एमी उस पर गुस्सा हो जाती है और उसके सर पर एक पंच मार के चल देती है। अब वापस सैन आता है रे पर, जो कि अपने कवच में एक डेंट दिखाता है और सोचता है, यह क्या हो सकता है। अब अगला दिन हो जाता है। रे ट्रेनिंग करने के लिए वापस से जंगल में जा रहा था। सामने एमी खड़ी थी। वह बोलता है, तुम तो वो हो ना? एमी शर्माती हुई इधर उधर देखने लगती है। एमी थोड़े देर के लिए कुछ सोचती है, फिर बोलती है, गुड मॉर्निंग रे। रे पूछता है, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? एमी बोलती है, मैं कल के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती थी। रे बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वह तुम्हारी गलती नहीं थी, मैं बस उतना अच्छा नहीं था। एमी रे की बात सुनकर रो पड़ती है। रे एमी को देखकर सोचता है, इंसान काफी कष्टदायी है। रे एमी के बास्केट से एक एप्पल लेकर बोलता है, मैं माफी के तौर पर यह ले लेता हूं। और सोचता है, इंसान काफी नाजुक होते हैं, वे छोटी छोटी बातों पर हंसते या रोते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है रे के घर पर, जहां उसके घर के बाहर कुछ सिपाही थे। उसके पापा बोलते हैं, क्या गांव के बॉर्डर पर उस चीज ने हमला किया था? एक सिपाही बोलता है, इसका कोई आंखों देखा सबूत नहीं है, पर कुछ लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, उनमें से अधिकतर या तो बेहोश हैं या फिर कुछ बताने की हालत में नहीं हैं। हम चाहते हैं आप इसमें हमारी मदद करें। रे की माँ बोलती है, वह प्राणी अक्सर इंसानों की बस्ती में नहीं आते, यह तो कुछ अजीब है, मैं भी आपके साथ आऊंगी। वह जवाब देते हैं, रे का टेस्ट होने वाला है, हम लोगों में से किसी एक को उसके पास रहना पड़ेगा। वह बोलती है, फिर भी जैक, अपना ध्यान रखिएगा। रे ट्रेनिंग के बाद बोलता है, मैं अभी भी इंसानी शरीर के साथ काम नहीं कर पा रहा। और वह अचानक से एमी को देखता है। एमी बगल में पेड़ के नीचे एक किताब पढ़ रही थी। रे उसे कुछ देर के लिए बिना कुछ बोले देखते रह जाता है और फिर अपने चेहरे को छूते हुए बोलता है, इस इंसानी शरीर ने मुझे प्रभावित कर दिया है। रे बोलता है,
अब हमें आज के लिए बंद कर गांव चलना चाहिए। एमी बोलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया, काफी देर हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। और रे उसके आगे तेजी से चल रहा था। एमी बोलती है, रुको मेरे लिए। और आगे बढ़कर इधर उधर देखती है और बोलती है, मैं नहीं चाहती गैरी तुम्हें वापस चोट पहुंचाए। रे सोचता है, मुझे एक इंसानी लड़की बचा रही है। रे बोलता है, तुम्हें चिंता नहीं हो रही कि लोग क्या बोलेंगे? एमी जवाब देती है, लोग कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इन बेवकूफ़ों की अफवाहों पर विश्वास नहीं करती। मैं नहीं मानती कि लाल रंग बुराई का प्रतीक है, और चाहूंगी तुम भी ना मानो इसके बारे में रे। तुम्हें तुम्हारा रास्ता खुद चुनना है। रे बोलता है, मेरा रास्ता? और उसे गैरी की बात याद आती है और बोलता है, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? और एमी को पकड़कर बोलता है, तुम्हारा धन्यवाद एमी। अभी वे लोग गांव पहुंच जाते हैं और एक दूसरे को अलविदा करते हैं। अब रात हो जाती है और रे वापस से ट्रेनिंग में लग जाता है। वह वापस से बारन को लेवल 1 पर सेट कर देता है और तलवार को दांतों में कसकर लड़ने के लिए तैयार होता है। वह बोलता है, मैं जैसा था वैसा ही लड़ने की कोशिश करूंगा, अपने वापस असली अंदाज में। और हवा में एक छलांग लेकर बारन के ऊपर हमला कर देता है और वह बारन के आर पर चला जाता है। बारन बोलता है, लेवल 1 पास हुआ। रे खुशी से उछलते हुए बोलता है, ये काम कर गया। डैड ने कहा था मैं नाइट एकेडमी एग्जाम पास कर लूंगा अगर लेवल 1 के डमी को हरा दिया तो। अब मैं अपनी क्षमता को नापना चाहता हूं। और लेवल 2 चालू हो जाता है। अब अगले दिन की सुबह हो जाती है। रे बोलता है, पापा आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? उसके पापा बोलते हैं, मुझे माफ़ करना, मुझे एक नया मिशन मिला है। मैं कुछ दिनों के लिए घर नहीं आऊँगा, लेकिन तुम्हारे एग्ज़ाम से पहले मैं आ जाऊँगा। वुडन डमी के साथ प्रैक्टिस करो, मुझे यकीन है तुम उसे हरा दोगे। रे बोलने वाला था कि मैंने हरा दिया, पर इतने में एक ऑफिसर उन्हें चलने को बोलते हैं। रे के पापा बोलते हैं, अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आऊँगा। रे की माँ बोलती है, सड़क पर ध्यान से जाइएगा। रे सोचता है, डमी को पास करना उतना भी मुश्किल नहीं है। जब आप वापस आओगे मैं आपको हैरान कर दूंगा। रे जंगल में जाता हुआ सोचता है, यह सब एमी की सलाह की वजह से हुआ है। अब मुझे समझ आया किसी की परवाह करना कैसा होता है। इंसान उबाऊ होते हैं, लेकिन यह तीनों नहीं। चलो इनसे बदला नहीं लिया जाएगा। रे ट्रेनिंग करके थक चुका था। वह बोलता है, क्या वह लड़की आज नहीं आई? और फिर अचानक से बोलता है, मैं इसके लिए इतना इंतजार क्यों कर रहा हूं? अच्छा है, आज मुझे ट्रेनिंग में कोई परेशान नहीं करेगा। मुझे अपने आप को इंसानी भावनाओं में नहीं बहने देना चाहिए। मैं एक महान रेड ड्रैगन हूं। और ट्रेनिंग के बाद वह घास पर लेटा सो चुका था। जब उसकी आंख खुलती है तो वह बोलता है, बहुत देरी हो गई। अगर मैं समय पर घर नहीं पहुंचा तो मुझे परेशान किया जाएगा। मुझे अभी एमी को धन्यवाद भी करना है। लगता है वह आज बिजी है, मैं उसे कल बोल दूंगा। गांव में कुछ लोग बात कर रहे थे, क्या तुम्हें कुछ मिला? एक बंदा जवाब देता है, नहीं, हमें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। एक आदमी बोलता है, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? सामने वाला बंदा जवाब देता है, आज 4 लोग मेरे दुकान पर आए थे और मुझसे हथियार खरीद रहे थे। वे बोल रहे थे, हम आज डेमंस का शिकार करने जाएंगे। वे आदमी और औरत एमी के माता पिता होते हैं। एक औरत चिल्लाते हुए बोलती है, वो सब तो बच्चे थे, तुमने उन्हें हथियार क्यों दिए? वह बोलता है, शांत हो जाइए, मुझे यकीन नहीं था कि वे लोग अपने प्लान पर काम करेंगे। गैरी के पापा बोलते हैं, गार्ड को खबर कर दो, हम अभी उन्हें ढूंढने जाएंगे। रे सोच रहा था, उसने जो बोया है उसी को काटने जा रहा है। तभी कोई बोलता है, एमी भी गुम हो गई है। रे सोचता है, एमी अच्छी लड़की थी, मैं उससे बदला नहीं लेने वाला था, लेकिन यह सब गलती उसके मूर्ख भाई की है। और चुपचाप आगे बढ़ जाता है। तभी उसे एमी के साथ की मुलाकात याद आती है। उसने बोला था, तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना है। और यह सोचता सोचता रास्ते में रुक जाता है। वह बोलता है, मेरे सीने में यह घुटन जैसी क्यों फीलिंग आ रही है? और एमी बेगुनाह है। बोलते हुए कहीं चल देता है। मैंने अभी उसे यह तक नहीं बताया कि उसी की वजह से मैंने वुडन डमी को हरा दिया। और जंगल की तरफ जाते हुए बोलता है, मेरा इंतजार करना एमी। हम जंगल में 2 मरे हुए डेमंस को देखते हैं और 2 बच्चे बेहोश या मरे हुए होते हैं। एमी धीरे से बोलती है, गैरी। गैरी हाथ में तलवार लिया हुआ बोलता है, हिलना मत एमी। उन दोनों के सामने एक वुल्फ डेमन होता है। गैरी बोलता है, वरना तुम्हारी जान जा सकती है। रे पूरी ताकत से जंगल की ओर भाग रहा था। वह बोलता है, यह खून की खुशबू है। एमी कहीं खतरे में तो नहीं है? वह बोलता है, ये तो वुल्फ डेमन की लाशें हैं, वे लोग कहीं पास ही होंगे, लेकिन पैरों के निशान बहुत ही हल्के हैं।
मैं किस रास्ते में जाऊं? तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वह बोलता है, ये तो एमी की आवाज है। हम देखते हैं, वुल्फ ने गैरी को पेड़ की तरफ फेंका था। वह बेहोश हो चुका था और एमी उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। तभी वह वुल्फ उन दोनों पर हमला कर देता है। एमी आंखें बंद करके कहती हैं, कोई हमें बचा लो। वह जब आंख खोलती है, उसे खून का धब्बा दिखता है। रे ने अपनी तलवार उसे डेमन के मुंह में डाल दी थी। एमी बोलती है, मैं ठीक हूं, पर बाकी सब नहीं। रे, ध्यान दो। इतने में उस वुल्फ ने रे के हाथों पर अपना पंजा मार दिया था। वह अपने ओरिजिनल अंदाज में खड़ा होते हुए बोलता है, मेरी फिक्र मत करो, मैं अभी मरा नहीं हूं। और पेड़ पर चढ़कर बोलता है, मुझे कैसे भी इस वुल्फ को एमी से दूर लेकर जाना पड़ेगा। उस वुल्फ ने अपने दांतों से पेड़ की टहनी को काट दिया था। रे बोलता है, यह इंसानी शरीर बहुत कमजोर है। मैं इसके साथ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। मेरी ताकत और स्पीड बहुत कम हो चुकी है। मुझे नहीं लगता मैं इसे दूर ले जा पाऊंगा। पिछले जन्म में ये डेमन वुल्फ मेरे लिए कुछ नहीं थे, पर अब। वह बोलता है, यह इंसान मेरे हैं। इन्हें छूने की हिम्मत भी मत करना। इतने में वुल्फ रे पर अटैक कर देता है। रे बोलता है, मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा। मुझे कैसे भी एक जोरदार हमला करना पड़ेगा। इस वुल्फ का सबसे कमजोर हिस्सा है। और वह हवा में जंप लेकर उस पर हमला कर देता है। हमले के बाद वह दूर फिसलता हुआ गिर जाता है। रे बोलता है, मेरे पंजे बहुत कमजोर हो चुके हैं। मैं उसके सिर्फ एक आंख को काट पाया। अगर यह मेरे पिछले जन्म में हुआ रहता तो मैं अपना पंजा उसके सर के आर पार कर देता। इसके बचाव में एक कमी है। चलो देखते हैं आखिरकार कौन ज्यादा ताकतवर है। और रे वुल्फ के एक पैर को काट देता है। वुल्फ गैरी और एमी के पास जाकर गिर जाता है और अचानक से अपने पंजों से रे के पेट पर हमला कर देता है। रे दूर उड़ता हुआ पीछे चला जाता है और तलवार मुंह में लेकर बोलता है, अपनी औकात में रहो। रे वुल्फ के शरीर पर कट मारते जाता है और कुछ देर बाद वुल्फ के साथ साथ वह भी जमीन पर नीचे गिर जाता है। वह लेटा सोच रहा था, आखिरकार मैंने इससे छुटकारा पा ही लिया। गैरी और एमी बगल में बेहोश पड़े थे। रे की आंखों के सामने सुनहरे रंग का कुछ चमक रहा था। वह बोलता है, यह क्या है? और एक सिस्टम विंडो खुल जाती है, जिसे रे देखकर हैरान था। रे सांस लेते हुए बोलता है, यह सब डेटा बेकार है। और बेहोश पड़े गैरी और एमी की ओर देखता है। रे बोलता है, अभी मुझे इन्हें बचाना है, वरना खून से और भी डीमन आ जाएंगे। वह गैरी को अपनी पीठ पर उठा लेता है। गैरी बोलता है, ये तुम हो? रे एमी को अपनी गोद में उठाकर बोलता है, मैं अब अपनी सीमा पर हूं। और उसकी नज़र बाकी दोनों पर जाती है। वह बोलता है, अभी और दो बाकी हैं। वह जाते हुए बोलता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, पर मुझे तुम लोगों को भाग्य के भरोसे छोड़ना पड़ेगा। अब गांव वाले बोल रहे थे, क्या तुम लोगों को बच्चे मिले? तभी एक बूढ़ी औरत बोलती है, क्या वे गुम हुए बच्चे हैं? रे अपने साथ उन दोनों को लेकर आया होता है। वह औरत बोलती है, उनके माता पिता को खबर कर दो। रे जमीन पर गिरकर बोलता है, इन्हें इलाज की जरूरत है। लोग बोल रहे थे, क्या इसने अकेले दो बच्चों को बचा लिया? एक औरत बोलती है, मेरे बच्चे बॉब और काइल कहाँ हैं? एक बंदा बोलता है, माफ कीजिएगा, पर उसने अपने साथ सिर्फ दो बच्चों को लेकर आया था। वह जंगल की तरफ जाने की कोशिश करते हुए अपने बच्चों का नाम ले रही थी और जंगल की तरफ जाते हुए बोलती है, तुम सब कायर हो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वह डरकर बोलती है, तुम दोनों कहाँ हो? जवाब दो। और डर के मारे गांव वापस भाग आती है। वह बोलती है, मैं डर के भाग के नहीं आई हूं। और रे को पकड़कर बोलती है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? उसे थप्पड़ मारते हुए बोलती है, मैंने तो पहले ही कहा था, लाल रंग अशुभ होता है। लोग बात कर रहे थे, क्या इसी ने बच्चों को जंगल लेकर गया था? गांव वाले बोल रहे थे, सही बताओ, बाकी बच्चे कहाँ हैं? वह औरत रे को मारती हुई बोलती है, तुम बस एमी और गैरी को क्यों लेकर आए? मेरे बच्चे कहाँ हैं? वह बोलता है, मैंने बोला था, वे जंगल में हैं। वो बोलती है, तुमने मेरे बच्चों को जंगल में क्यों छोड़ दिया? रे सोचता है, क्या ये भूल गए हैं, मैं भी एक बच्चा हूं। वो बोलती है, तुम बेदिल राक्षस हो। रे सोचता है, मेरे लाल बालों की वजह से क्या ये भूल गए हैं, मैं भी इंसान हूं। वह औरत मशाल लेते हुए बोलती है, तुम डरपोक। और रे की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वह बोलती है,
मर जाओ लाल बालों वाले मॉन्स्टर। वह सोचता है, क्या मैं फिर से मारने जा रहा हूं, वो भी एक लकड़ी के टुकड़े से। और आंखें बंद करके सोचता है, मुझे इससे नफरत है। पर उसका हमला गैरी सामने आकर रोक लेता है। लोग बोल रहे थे, मुझे डर है, कहीं गैरी पागल तो नहीं हो गया। गैरी बोलता है, क्या मजाक है, आप लोग किसी की भी जान बेमतलब के अंदाजे से ले लोगे। मैं किसी को भी मेरी जान बचाने वाले को छूने नहीं दूंगा। वह औरत बोल रही थी, यह सब तुम्हारी गलती है, तुम नर्क में क्यों नहीं सड़ रहे। रे को अपने पिछले जन्म की याद आती है, जिसमें सैनिकों ने उसे मारा था। उसकी आंख अचानक खुल जाती है। वह अपने घर में बिस्तर पर लेटा था। बगल में उसकी माँ भी थी। उसकी माँ ने उसका हाथ कसकर पकड़ा था और नींद में बड़बड़ा रही थी, मेरा बच्चा। रे खड़े होते हुए सोचता है, इंसान इतने सुंदर होने के बावजूद इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं। उसकी माँ की आंख खुलती है। वह खुशी से बोलती है, मैं सपना तो नहीं देख रही। फिर गले लगाकर कहती है, तुम आखिरकार उठ गए। मुझे लगा अब तुम वापस नहीं उठोगे। वापस से कभी ऐसी मूर्खता मत करना। रे पूछता है, मैं कितनी देर से सोया था। वह कहती है, 1 हफ्ते से। अगर तुम वापस उठते भी नहीं तो मैं तुम्हारे पापा को क्या बताती। रे पूछता है, उन लोगों का क्या हुआ। माँ जवाब देती है, तुमने जिन 2 बच्चों को बचाया था वे ठीक हैं, लेकिन बॉब और काइल अब भी नहीं मिले हैं। अब फ्लैशबैक सीन आता है। गैरी रे को बचा रहा था। तभी वहां रे की माँ आ जाती है। वह औरत उन्हें देखकर हैरान थी। रे की माँ जब उसकी हालत देखती है तो गुस्से में पूछती है, ये किसने किया। गांव के लोग कहते हैं, आपके बेटे ने ही बाकी बच्चों को जंगल जाने को कहा था। पर वह बिना कुछ सुने अपने बेटे के पास बढ़ती है और उसे गले से लगा लेती है। वह औरत यह देखकर रो रही थी और कहती है, मेरे मासूम बच्चों को कोई बचा लो। एक आदमी कहता है, इन्हें गांव से निकाल देना चाहिए, ये लोग श्रापित हैं। लेकिन रे की माँ उसे लेकर चली जाती है। गांव का एक व्यक्ति कहता है, थोड़ा धीरे बोलो। रे की माँ कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे गैरी ने सब बताया है। तुम बहुत भूखे होगे, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। वह दरवाज़ा बंद कर देती है। रे कुछ सोच रहा था। वह कहता है, मैं इस चीज़ को लेकर हमेशा उत्सुक रहा हूँ, क्या यह सबके पास होता है। उसी वक्त उसके सामने सिस्टम विंडो खुल जाती है। वह ड्रैगन आई बटन को छूता है और सोचता है, यह क्या है। उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। अब वह किसी भी इंसान की स्किल्स देख सकता था। वह बताता है, जब मैं रेड ड्रैगन था मेरे पास कई प्रकार का जादू था, लेकिन जब मैं मैजिक एकेडमी नहीं जा पाया मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फिर से जादू कर पाऊंगा। पर अब मैं धीरे धीरे सब कुछ वापस पा रहा हूं। वह उस कोर को देखता है जो उसे डेमन को मारने पर मिला था। तभी वह खांसते हुए कहता है, यह धुआं कहाँ से आ रहा है। गांव के लोग चिल्ला रहे थे, घर में आग लग गई है। उसकी माँ बोलती है, जल्दी चलो, घर में आग लग गई है। वह अपने मैजिक से आग बुझाने की कोशिश करती है। रे अपने ड्रैगन आई स्किल को एक्टिव करता है। सिस्टम कहता है, टारगेट लॉक्ड। उसने जलने वाली वस्तु ले रखी है। रे बोलता है, यह वही औरत है। वह औरत बॉब और काइल की माँ होती है। गांव का एक व्यक्ति बोलता है, उस बदमाश की वजह से ही टेलन परिवार का घर आग में लिपटा हुआ है। रे और उसकी माँ दोनों बाहर आ जाते हैं। रे की माँ अपनी जादू से आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी और एक डिस्पर्स स्पेल के साथ आग बुझा देती है। वह बोलती है, चलो अब ठीक है। वह व्यक्ति बोलता है, अगर ये लोग गांव में रहे तो गांव भी बर्बाद हो जाएगा। रे उसकी ये बात सुन लेता है। उसकी माँ बोलती है, तुम तो डर गए होंगे। पर रे कुछ जवाब नहीं देता है और बोलता है, मैं ठीक हूँ, आपका जादू काफ़ी कमाल का था। उसकी माँ बोलती है, मैंने जादू बिना मतलब का नहीं सीखा था। रे सोचता है, इंसान हमारे घर को जलाना चाहते थे। वे चाहते थे कि हम आग से जलकर मर जाएं। मुझे अपना बदला ज़रूर ही लेना पड़ेगा। वह अपनी माँ को बोलता है, मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, और वापस से इस जंगल की तरफ चल देता है। जंगल में जाने से पहले उसने अपनी ड्रैगन आई स्किल को एक्टिवेट कर लिया था। वह बोलता है, आसपास के डेमोन्स नो सीखे लगते हैं, मुझे ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। हम किसी को एक सेब तोड़ता हुआ देखते हैं। वह एक मंकी डेमन था जो कि सेब को खा रहा था। रे अपनी तलवार को उसकी तरफ कर लेता है और अपनी तलवार को उसके पेट के आर पार कर देता है, जिससे कि उस डेमन की वहीं मौत हो जाती है। रे बोलता है, 20 डेमन्स काफ़ी होंगे, और सिस्टम उसे वापस से एक और कोर स्टोन दे देता है। रे बोलता है, यह सब भाग्य पर निर्भर है। मैंने 20 डेमन को मारा पर मुझे सिर्फ 2 ही स्टोन मिले। इतने में उसके पीछे एक और बेबी वुल्फ आ जाता है। वह बेबी वुल्फ अपने साथियों को उठाने की कोशिश कर रहा था। रे को उसके लिए बुरा लग रहा था। वह बोलता है, छोटे दोस्त, तुम्हें अब अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा। सिस्टम कहता है,
क्या तुम इसे अपना पालतू या वश में करना चाहोगे? रे बोलता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, इसलिए मुझे एक बार ट्राई करना पड़ेगा। और वह स्टोन वुल्फ पर इस्तेमाल हो जाता है। रे बोलता है, मैं कामयाब हो गया। सिस्टम दिखाता है, तुमने वुल्फ के बच्चे को काबू कर लिया। रे बोलता है, इसे काबू करने के बाद यह तो मेरे शरीर में आ जाएगा। और सिस्टम से पूछता है, क्या इससे कोई साइड इफेक्ट है, या फिर मैं जब चाहूं इसे बुला सकता हूं? रे बोलता है, लगता है मैंने एक और नई स्किल को अनलॉक कर लिया है, पर मेरे पास इसके बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं है। मुझे अभी सबसे ज़रूरी काम को निपटाना है। वे लोग आस पास ही होने चाहिए। और वह सामने एक पहाड़ के अंदर उन दोनों बच्चों को लेटा हुआ देखता है। सिस्टम टारगेट लॉक्ड कर लेता है। रे बोलता है, मैंने उन्हें ढूंढ ही लिया। रे जब उसे गुफा में जाता है, वहाँ कई सारे कंकाल पड़े थे। वहाँ पर बॉब और कायल भी मरे पड़े थे। रे उन्हें उठाता है और उनके खून और कपड़ों को बाल्टी में करके उन्हें वहीं छोड़कर चल देता है। घर पर उसकी माँ बोल रही थीं, तुम्हारी चोटें अभी ठीक नहीं हैं, अपने आप पर इतना जोर मत डालो। रे बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे ट्रेनिंग करनी है, इसलिए मुझे अब सोना है। उसकी माँ बोलती है, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। तुम्हारे डैड 2 दिन में वापस आ जाएंगे, तुम उनके साथ ट्रेनिंग कर लेना। रे खुशी से उछलते हुए बोलता है, मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैंने ट्रेनिंग में क्या सीखा है। उसकी माँ उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, अपने आप को चादर से ढक लो और सो जाओ, अब रात हो जाती है। रे अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। वह अचानक से जग जाता है और कुछ सोच रहा था। वह बारन वाले कमरे में चला जाता है और खून और कपड़ों वाली बाल्टी को ले लेता है। अब सीन आता है बॉब और कायल के घर पर। उनकी माँ बोलती है, कौन है? दरवाज़ा खटखटाना बंद करो। और दरवाजे से बाहर देखती है। वह बोलती है, क्या यह तुम हो, बॉब और कायल? और दरवाज़ा खोलकर बोलती है, क्या तुम दोनों वापस आ गए? पर उस औरत को बाहर कोई नहीं दिखता है। उसकी नज़र कायल की शर्ट पर जाती है। वह उसे उठाते हुए बोलती है, यह तो कायल की शर्ट है। और कदमों का पीछा करते हुए बोलती है, कायल, क्या यह तुम हो? बॉब, कायल, मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हें घर लेने के लिए आ रही हूँ। और वह चलते चलते जंगल के बीचों बीच आ जाती है। वह बोलती है, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे और अंदर नहीं जाना चाहिए। और वह डर भी रही थी। तभी उसे टहनी पर बॉब के कपड़े भी दिखते हैं। वह बोलती है, भागना बंद करो और मेरे साथ घर चलो। ऊपर पेड़ पर रे रस्सी से खून की बाल्टी को बांधे हुआ था और अचानक वह रस्सी को छोड़ देता है। बाल्टी का सारा खून उस औरत पर गिर जाता है। वह डरती हुई बोलती है, कौन है? कौन ये सब कर रहा है? इतने में रे पेड़ से नीचे कूद जाता है। औरत बोलती है, मुझे पता था तुम ही होगे, मेरे बच्चों को लौटा दो। मुझे पता था तुम एक मॉन्स्टर हो। उसकी आवाज़ के कारण बाकी डेमोन्स भी जाग जाते हैं, जिससे वह घबरा जाती है। वह डरती हुई नहीं नहीं बोलती है, पर रे उसे बिना कुछ बोले गुस्से से देखे जा रहा था। कुछ देर बाद हमें उसकी जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और हम खून के निशान भी देखते हैं। अब अगले दिन की सुबह हो जाती है। गांव के बाजार में लोग बात कर रहे थे, टेलन परिवार सच में श्रापित है, हमें उन्हें वापस से नहीं उकसाना चाहिए। तभी वहां बगल से रे गुजरता है और उन लोगों की तरफ देखने लगता है। दुकानदार डरते हुए बोलता है, तुम काफी ट्रेनिंग कर रहे हो। रे जाते हुए सोच रहा था, लगता है एक बार फिर से अफवाह उड़ रही है। जो भी हो, मुझे यह पसंद है। जब वह घर जाता है, उसके घर के सामने बहुत सारे घोड़े खड़े थे। वह सोच रहा था, ये क्या है? और खुशी से दरवाजा खोलते हुए बोलता है, पापा, क्या आप वापस आ गए? वहां पर 2 सैनिक थे और उसकी मां बिस्तर के बगल में रो रही थी। रे को कुछ समझ नहीं आता, यहां क्या चल रहा है, और दौड़ते हुए बोलता है, इन्हें क्या हुआ? उसकी मां बताती है, तुम्हारे पापा बीमार हैं, तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। रे सच जानने के लिए अपनी ड्रैगन आई को एक्टिवेट करता है। वह सोचता है, ये कैसी हालत है, मैंने पिछले जन्म में भी ऐसी हालत नहीं देखी थी। उसके पापा बोल रहे थे, शैडो सबको मार देगा। तभी एक सिपाही बोलता है, हमें माफ कीजिएगा, इन पर एक शैडो बिस्ट ने हमला कर दिया था और इन्हें शैडो बीमारी हो गई है। रे सोचता है, शैडो और शैडो बीमारी, मैंने इसके बारे में अपने पिछले जन्म में कभी नहीं सुना था। मेरे मरने के बाद इस दुनिया में क्या क्या हो गया। उसकी मां बोलती है, जैक को वापस लाने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। रे सोचता है, शायद यह स्पेल काम आ जाए। यह उच्च दर के जादू में से है जो कि मैं पहले इस्तेमाल किया करता था। ये किसी भी प्रकार के काले जादू को हटा सकता है, पर मुझे नहीं पता इसे कैसे एक्टिवेट करना है।
अगर मैं सिर्फ डेमन को ही मार सकता हूं तो मुझे किसी उच्च दर के डेमन को मारना पड़ेगा, पर मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं। वह पूछता है, माँ, क्या मैं आरवीएन एकेडमी में जाने के बाद ताकतवर बन जाऊंगा? उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है और वह बोलती हैं, हाँ, तुम ताकतवर बन जाओगे। तुम्हारे पिता भी वहीं से पढ़े थे। रे बोलता है, ठीक है, मैं ताकतवर बनूंगा और पापा के इलाज का तरीका ढूंढ लूंगा। उसकी माँ रोते हुए उसे गले लगाकर बोलती है, मुझे पता है, तुम कर लोगे। मुझे तुम पर भरोसा है। अब सीन किसी दूसरी जगह आता है। एक पृष्ठ बोलते हैं, भविष्यवाणी सही हो गई है। दुनिया में बदलाव होने जा रहा है। यह लाल बालों वाला लड़का दुनिया में कैसा बदलाव लाने वाला है? क्या यह सुख और शांति लाएगा या फिर यह बर्बादी लेकर आएगा? सभी नाइट को खबर कर दो, हमें इसे जल्द से जल्द ढूंढना है। अगर यह शांति लाने वाला है तो हमें इसे सही राह दिखाना होगा, और अगर बर्बादी लाने वाला होगा तो हमें इसे खत्म करना पड़ेगा। अब दिन आ जाता है एंट्रेंस एग्जाम का। एक व्यक्ति बोलता है, मैं अच्छे से देखने के लिए सबसे पहले आकर लाइन में लग गया था। गांव वाले बोलते हैं, वह सब आ गए हैं। बहुत सारे सैनिकों के आगे हम 3 नाइट्स देखते हैं। लोग बोलते हैं, देखो, नाइट डेल्बर्ट आ गया। वह सच में अपने लड़कियां उसे देखकर पागल सी हो चुकी थीं। वे बोलती हैं, ये कितना प्यारा है। अब सीन शिफ्ट होता है एवरियन एकेडमी पर। एक नाइट बोल रहे थे, लेडीज और जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है। मैं हूं विनफोर्ड और मेरे पीछे हैं नाइट डेल्बर्ट और नाइट बर्नार्डो। हम तीनों मिलकर आज का एंट्रेंस एग्जाम कराएंगे। जो बच्चे 5 साल के हो गए हैं और हिस्सा लेना चाहते हैं, वे अपनी स्किल का प्रमाण दें। स्वॉर्ड पपेट वहां है, बारी बारी से आएं। अब एग्जाम चालू होगा। पहला बच्चा जाता है। वह सोचता है, ये कितना भी ताकतवर हो, मैं इसे अपनी ताकत से ही हरा दूंगा। और वे दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके माता पिता अपने बेटे के लिए चीयर कर रहे थे, पर पल भर में ही वह हार जाता है। वह 1 सेकंड भी नहीं टिक पाया होता है। उसके माता पिता एकदम शांत हो जाते हैं। बर्नार्डो बोलते हैं, यह फेल हो गया, अगला बच्चा आ जाओ। रे सोच रहा था, जैसा कि पापा ने कहा था, हमें लेवल 1 के पपेट को हराना पड़ेगा। वैसे तो पपेट हिलता नहीं है, पर उसके हमला करने की रफ्तार बड़ों जितनी है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। डेल्बर्ट बोलता है, मैंने तो कहा था, यहां आना समय की बर्बादी है। बर्नार्डो कहते हैं, हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। रे सोचता है, मैं इतनी दूर की बातें कैसे सुन पा रहा हूं? लगता है यह उस मॉन्स्टर कोर की वजह से हो पा रहा है। मेरी सेंसस काफी तेज हो गई है। डेल्बर्ट बोलता है, यह गंदे नागरिक हमारे समय बर्बाद करने के काबिल नहीं हैं। कितने बच्चे आकर चले गए, पर अभी तक कोई पास नहीं हुआ। तभी बर्नार्डो गैरी को बोलते हैं, तुम पास हो गए। गांव के लोग बोलते हैं, मुझे पता था ये लड़का कर दिखाएगा। और वह मुस्कुराते हुए रे की तरफ देखता है। रे बोलता है, यह क्या कर रहा है? डेल्बर्ट बोलता है, यह तो लाल बालों वाला लड़का है। रे जब एग्जाम के लिए जा रहा था, गांव वाले बोल रहे थे, यह तो वही श्रापित बच्चा है, इससे एग्जाम नहीं देना चाहिए। बर्नार्डो बोलता है, अगला बच्चा तैयार हो, जो एग्जाम 1 मिनट में चालू होगा। डेल्बर्ट बोलता है, मैं भविष्यवाणी में नहीं मानता। अगर वह भविष्यवाणी वाला बच्चा होगा तो पास हो जाएगा। और वह पिपेट को लेवल 3 पर सेट कर देता है। पपेट बिना रुके आगे बढ़ जाता है। विनफोर्ड हैरान था। बर्नार्डो बोलते हैं, ध्यान दो। पपेट रे के सामने जाकर रुक जाता है और तुरंत ही हमला कर देता है। विनफोर्ड अपनी तलवार निकालते हुए बोलते हैं, बचो, यह खतरनाक हो सकता है। पर एक तलवार के वार के बाद वे हैरान हो जाते हैं और वहां खड़े सभी नाइट और गांव वाले भी चौंक जाते हैं। रे ने एक ही वार में पपेट का सिर काट दिया था। विनफोर्ड बोलते हैं, रिजल्ट अनाउंस कर दो। वे बोलते हैं, तुम एग्जाम में पास हो गए हो। रे अपनी माँ और गैरी की तरफ बढ़ जाता है। परीक्षा पास करने के बाद रे गांव छोड़ देता है और अपने बेहोश पड़े पिता को अलविदा कहता है। वह अपने पापा से चिंता न करने को कहता है और वादा करता है कि वह उन्हें ठीक करने का रास्ता जरूर ढूंढेगा। अपने पिता को देखते हुए रे भावुक हो जाता है। तभी स्कारलेट वहां आती है। उसके हाथ में कुछ होता है, एक लॉकेट, जो उसकी पारिवारिक विरासत होता है। वह रे को पहनाती है ताकि यह उसे सौभाग्य दे। इसके बाद रे अपनी माँ से कहता है कि वह जा रहा है और वह अपना ख्याल रखे। स्कारलेट चिंतित सी लगती है और रे से कहती है कि वह अपना ध्यान रखे
और यदि कभी उसे ज़रूरत पड़े तो वह हमेशा उसके लिए है। रे अपनी माँ को भरोसा दिलाता है कि अब वह बड़ा हो चुका है, और फिर वह चला जाता है जबकि स्कारलेट की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह एक जगह पहुंचता है जहां उसे एक गाड़ी में बैठने को कहा जाता है जिसमें पहले से ही एक लड़का बैठा होता है। वह सोचता है कि वह कौन हो सकता है, और उसे पता चलता है कि वह गैरी है। दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़े शर्मिंदा होते हैं। रे सोचता है कि क्या वे दोनों ही पास हुए हैं। माहौल काफी अजीब होता है। रास्ते में गैरी हिम्मत जुटाकर माफी मांगता है कि वह रे के साथ बुरा बर्ताव करता था और उसे मारा भी था। वह मानता है कि वह उस समय मूर्खता कर रहा था और झुककर क्षमा मांगता है। पहले तो रे चौंकता है, लेकिन फिर माफ कर देता है, यह सोचकर कि गैरी सिर्फ 5 साल का बच्चा है और वह उसे बचा भी चुका है, तो अब दोनों बराबर हैं। यह सुनकर गैरी थोड़ा उलझ जाता है और कहता है कि रे भी तो उसी की उम्र का है। रे थोड़ा घबरा जाता है और बात बदल देता है। वह एमी के बारे में पूछता है कि वह परीक्षा में क्यों नहीं आई। गैरी बताता है कि उसकी बहन ने कहा था कि वह रोलैंड मैजिक एकेडमी जा रही है। रे इस नाम को पहली बार सुनता है और हैरान होता है कि एमी ने उससे यह बात क्यों नहीं बताई कि उसमें जादू की क्षमता है। जब वे नाइट एकेडमी की ओर जा रहे होते हैं, तभी एक नाइट चिल्लाकर गाड़ी रोकने को कहता है। दोनों पर्दे से बाहर झांकते हैं और गहरी धुंध देखते हैं। विनफोर्ड पुकारता है कि वे अवरियन एकेडमी के नाइट्स हैं और सामने वालों से अपनी पहचान बताने को कहता है। तभी धुंध से एक लड़की बाहर आती है जो बुरी हालत में होती है। वह मदद के लिए पुकारती है और अपना नाम एन वुडवर्क बताती है, जो ट्रेसलेस गिल्ड की एक एडवेंचरर होती है। जब बर्नार्डो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वह बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर जाती है। वह बताती है कि उसकी टीम पर शैडो बीस्ट्स ने हमला किया था। यह सुनकर बर्नार्डो चौंकता है और गैरी सोचता है कि जब रास्ते में कोई मैजिक बीस्ट नहीं दिखा तो शैडो बीस्ट्स यहाँ क्यों आए। डेलबर्ट घमंड में सोचता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वे लोग बहुत ताकतवर हैं। विनफोर्ड बताता है कि वे रैनी जा रहे हैं और अगर वह रास्ते में है तो उसे वहां तक छोड़ सकते हैं। एन सहमत होकर धन्यवाद देती है। गैरी सोचता है कि वे नाइट एकेडमी क्यों नहीं जा रहे। डेलबर्ट कहता है कि बच्चों को फ्रंटलाइन पर भेजने का कोई मतलब नहीं है। दोनों हैरान होते हैं कि फ्रंटलाइन का क्या मतलब है। डेलबर्ट बताता है कि अवरियन नाइट एकेडमी बॉर्डर पर है और कभी भी हमला हो सकता है। विनफोर्ड बताता है कि उन्हें पहले रैनी में 10 साल ट्रेनिंग करनी होगी ताकि वे युद्ध की बुनियादी बातें सीख सकें। 10 साल सुनकर चुप रह जाता है। वह सोचता है कि ड्रैगन के लिए यह समय कम है, लेकिन इंसानों के लिए लंबा है। वह सोचता है कि क्या उसके पापा इतना इंतजार कर पाएंगे। गैरी भी परेशान होता है क्योंकि हंट्रेस अकेली बची और रे के पिता पर भी शैडो बीस्ट्स ने हमला किया। वह सोचता है कि अगर नाइट्स भी डर गए तो वे क्या करेंगे अगर फिर से वे शैडो बीस्ट सामने आए। तभी एक टूटने की आवाज आती है। रे सतर्क हो जाता है। विनफोर्ड सबको चेतावनी देता है कि कुछ बड़ा आ रहा है। वह ड्रॉप बियर किंग होता है, जो अब शैडो बीस्ट बन चुका है। तीनों नाइट्स लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और वह शैडो बीस्ट झाड़ियों के पीछे से उनके पास आता है। वह नाइट बर्नार्डो पर हमला करने ही वाला होता है और डेमो उसके पीछे ही था। वह सोचता है अब मैं नहीं हिल पाऊंगा, पर तभी रे आता है और उसे धीमान को मार देता है। बर्नार्डो बच्चों को आदेश देता है कि वे खुद को सुरक्षित रखें, जबकि विनफोर्ड सोचता है कि ड्रॉप बियर किंग हिल क्यों नहीं रहा, और उसे यह ख्याल परेशान करता है कि शायद वह किसी चीज का इंतजार कर रहा है। इसी दौरान गैरी शैडो बीस्ट से लड़ते हुए संघर्ष कर रहा होता है और एक बीस्ट के पंजे से घायल हो जाता है। तभी ड्रैगन बॉय रे आता है और अपनी तलवार से उस बीस्ट पर वार करके गैरी को बचाता है। वह सुनहरे बालों वाले लड़के को चेतावनी देता है कि ये ड्रॉप बियर्स सामान्य डेमोनिक बीस्ट से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। जैसे ही ड्रॉप बियर किंग दहाड़ता है, उसकी आवाज इतनी जोरदार होती है कि एक नाइट हवा में उछलकर दूर जा गिरता है और बाकी लोग अपने पैरों पर खड़े रहना मुश्किल समझते हैं। यह देख गैरी हैरान होता है कि यह चीज क्या है, लेकिन रे को अंदाजा होता है कि वह शैडो बीस्ट उनके बस का नहीं है। नाइट यह सोचता है कि ड्रॉपबियर किंग एक ही जगह पर खड़ा है और हमला नहीं कर रहा। तभी वह विशाल शैडो बीस्ट विनफोर्ड की तरफ इशारा करता है और बोलना शुरू करता है। वह कहता है कि वे कभी भी शैडोज को हरा नहीं पाएंगे और शैडोज पूरे महाद्वीप पर कब्जा कर लेंगे। बाकी नाइट्स जो बीस्ट से लड़ रहे होते हैं, वे उस बोलते हुए बीस्ट को देखकर हैरान रह जाते हैं। वह शैडो मॉन्स्टर आगे कहता है कि रे असफलता के लिए नियत है और उसके आसपास के लोग मरने के लिए।
ये सुनकर रे स्तब्ध रह जाता है और सभी नाइट्स भी चौंक जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आता है कि शायद वह बीस्ट उन्हें धमकी दे रहा था। इतने में वह विशाल शैडो मॉन्स्टर जमीन कांपाता है और हवा में उछलकर वहां से भाग जाता है। ये देखकर विनफोर्ड कहता है कि शुक्र है कि वह लड़ा नहीं, वरना वे सब शायद जिंदा नहीं बचते। जैसे ही रे को एक क्रिस्टल मिलता है और उसका ड्रैगन सिस्टम सक्रिय होता है, वह शैडो बीस्ट की बातों में खो जाता है। उसे लगता है जैसे वह उससे बात कर रहा था। इसके बाद विनफोर्ड रे और गैरी की सराहना करता है कि उन्होंने कैसे स्थिति को संभाला और उम्मीद जताता है कि वे अच्छे नाइट बनेंगे। उसी वक्त रे विनफोर्ड से पूछता है कि क्या बीस्ट्स आमतौर पर ऐसे बातें करते हैं। विनफोर्ड बताता है कि सीमा पर कभी भी शैडो बीस्ट्स नहीं देखे गए और यह पहला मौका है जब वह किसी बोलने वाले बीस्ट से मिला है। रे के ठंडे चेहरे की ओर देखते हुए नाइट सोचता है कि उसकी उम्र का कोई और लड़का ऐसा शांत नहीं रह सकता। उसी समय डेल्बर्ट दूर से रे को घूरता है और जैसे उससे नफरत करता हो। बाद में जब वे लोग घोड़ों पर रैनी टाउन पहुंचते हैं तो गार्ड्स की एक टुकड़ी उनका स्वागत करती है। गार्ड्स की संख्या सामान्य से ज्यादा देख विनफोर्ड चिंतित हो जाता है और एक गार्ड से पूछता है कि इतनी सुरक्षा क्यों है। तभी एक महिला शिकारी नाइट्स का धन्यवाद करती है कि उन्होंने उसे सही सलामत पहुंचाया। गार्ड विनफोर्ड को बताता है कि ऑलुअर किंगडम ने एम्बर अलर्ट जारी किया है। अब हर शहर और गांव पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यह सुनकर नाइट मानता है कि हालात गंभीर हो चुके हैं और महाद्वीप संकट की कगार पर है। फिर वह रे की ओर देखता है और सोचता है कि क्या यही वह भविष्यवाणी वाला बच्चा है जो सबको बचाएगा। वहीं रे, जो गैरी के साथ होता है, अपने पिता के बारे में सोचता है और तय करता है कि वह नाइट जरूर बनेगा। वह जोड़ता है कि असली कहानी तो अब शुरू हुई है और पापा को उसका इंतजार करना होगा जब तक वह नाइट नहीं बन जाता। फिर कहानी हमें 10 साल आगे रैनी टाउन में ले जाती है। अकेडमी में क्लास चल रही होती है और प्रोफेसर छात्रों से पूछती है कि जब नाइट्स को मैजिक नहीं आता तो वे किस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। गैरी हाथ उठाकर जवाब देता है कि नाइट्स ची का इस्तेमाल करते हैं। जब वे इसका अभ्यास करते हैं तो वे अपने शरीर और इंद्रियों को बेहतर बना सकते हैं। कुछ तो मानव शरीर की सीमाएं भी कुछ समय के लिए पार कर सकते हैं। टीचर उसकी तारीफ करती है और कहती है कि वह अच्छी तैयारी से आया है। फिर वह अगला सवाल पूछती है कि ची को 15 साल की उम्र के बाद ही क्यों अभ्यास किया जाता है, और रे की ओर इशारा करती है। लेकिन गैरी जब उसकी सीट की तरफ देखता है तो वह खाली होती है। रे क्लास बंक कर बाहर कहीं होता है और गैरी घबराते हुए बताता है कि वह वॉशरूम गया है। इसके बाद टीचर सिल्वर बालों वाली खूबसूरत लड़की सिल्विया से पूछती है। वह जवाब देती है कि ची का अभ्यास शरीर पर भारी दबाव डालता है। 15 साल की उम्र के बाद मानव शरीर के अंदरूनी अंग पूरी तरह विकसित हो जाते हैं, जिससे शरीर को नुकसान कम होता है। टीचर सभी छात्रों को याद दिलाती है कि जो उन्होंने सीखा है उसे याद रखें। वहीं सिल्विया रे की खाली सीट को घूरती है। फिर सीन शिफ्ट होता है रे के द्वारा लंबे समय पहले टेम किया गया ब्लैक डेमोनिक वुल्फ पर। जब वह एक मैजिक बोर बीस्ट से लड़ता है और उसे मारता है तो रे को एक बीस्ट क्रिस्टल मिलता है। वह उस बिगिनर ग्रेड क्रिस्टल की शक्ति को आत्मसात करता है और अपने वुल्फ की तारीफ करता है। यह सोचते हुए कि आज के लिए उसने काफी बीस्ट्स का शिकार कर लिया है, रे लौटने का फैसला करता है ताकि कोई उस पर क्लास बंक करने के लिए भड़क न जाए। तभी पीछे से घोड़े पर सवार विनफोर्ड आता है और कहता है कि उसे देखकर अच्छा लगा, क्योंकि वह सोच रहा था कि किससे मिलेगा। बीस्ट को देखकर विनफोर्ड उसकी तारीफ करता है और पूछता है कि इतने भारी सुरक्षा में से वह कैसे निकल गया। चलते चलते विनफोर्ड कहता है कि रे अब पहले से काफी लंबा हो गया है, और रे भी मुस्कुराकर कहता है कि आप तो पिछले 10 सालों में बिल्कुल नहीं बदले। वह उसकी उम्र पूछता है तो विनफोर्ड कहता है कि ये तो राज है। वह बताता है कि उसने रे के इंस्ट्रक्टर को यह कहते सुना कि वह क्लास से भागकर बीस्ट्स का शिकार करता है और आज भी अच्छा खासा शिकार किया है। यह सुनकर रे बताता है कि यह सब एम्बर अलर्ट हटने के कारण मुमकिन हो पाया है, इसलिए वह आसानी से बाहर निकल जाता है। बेफिक्र होकर वह कहता है कि उसे बाहर घूमना ज्यादा अच्छा लगता है बजाय उस बोरिंग क्लास में बैठने के। रे की इस लापरवाही पर विनफोर्ड कहता है कि उसे किस्मत वाला समझना चाहिए कि वह और आगे नहीं गया, वरना बाहरी गार्ड्स उसे नहीं छोड़ते। उसी वक्त विनफोर्ड को कुछ याद आता है और वह रे को बताता है कि वह उसके घर गया था। वह रे को उसके पिता की हालत बताता है कि उसकी हालत पहले जैसी ही है।
और उसकी माँ उसका अच्छा ख्याल रख रही है। वह रे को उसकी माँ का संदेश देता है कि उसे अपने पिता की चिंता नहीं करनी चाहिए। रे थोड़ा उदास हो जाता है और सोचता है कि उसने पिछले दशक में कितनी मेहनत की, पर कोई नई शक्ति नहीं जगा पाया और अब तक उसके पिता की हालत वैसी की वैसी है। तभी विनफोर्ड उसका हौसला बढ़ाता है, कंधे पर हाथ रखता है और उसे कसकर गले लगाता है, जिससे रे थोड़ा झेंप जाता है। टाउन की तरफ बढ़ते हुए विनफोर्ड रे से कहता है कि हिम्मत रखो, क्योंकि कल वे एवरियन एकेडमी के लिए निकल रहे हैं और वह बाकी बच्चों से मिलने को लेकर उत्साहित है। बाद में रैनी टाउन के गेट पर एक इंस्ट्रक्टर एक गार्ड पर चिल्ला रहा होता है कि उसने एक स्टूडेंट को बाहर जाने क्यों दिया। गार्ड सफाई देता है कि एम्बर अलर्ट हट चुका है और स्टूडेंट ज्यादा दूर नहीं गया था। इस बीच विनफोर्ड और रे हॉल में प्रवेश करते हैं, जहां वे एलन को गार्ड का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए देखते हैं। एलन कहता है कि लाल बालों वाला लड़का खास है, इसलिए यह जानना जरूरी है कि वह कहाँ है। विनफोर्ड जैसे ही उसका नाम पुकारता है, एलन जो पहले से ही रे के गायब होने पर गुस्से में होता है, पीछे मुड़ता है और रे को नाइट के साथ देखता है। एलन का खून खौलने लगता है और वह रे पर चिल्लाने लगता है। वह गुस्से में कहता है कि उसने कितनी बार चेतावनी दी थी कि उसकी नज़र से दूर न जाए, फिर भी वह एकेडमी से गायब हो गया। वह पूछता है कि इस महीने ये कितनी बार हो चुका है और उसे बेवकूफ़ कहता है। बेचारा रे डर जाता है और पीछे खड़ा विनफोर्ड सोचता है कि इसे तो सबक मिल ही रहा है। गुस्से से तमतमाए एलन जैसे ही रे के सिर पर थप्पड़ मारता है, रे बड़बड़ाता है कि अब अलर्ट हटे हुए 1 महीना हो गया है, तो वह जो चाहे कर सकता है। वह जोड़ता है कि मिस्टर एलन तो बहुत ही सख्त हैं। इस बीच रे विनफोर्ड के पीछे छिप जाता है, जबकि एलन उसे पीटना जारी रखता है। रे कहता है कि वह तो जल्दी ही चला जाएगा और उसके बाद एलन एकदम आज़ाद हो जाएंगे। गुस्से में एलन कहता है कि जब तक वह उसका छात्र है, वह क्लास बंक नहीं कर सकता, जबकि विनफोर्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद हम रैनी टाउन स्क्वायर पहुंचते हैं, जहां हेड सभी छात्रों को तुरंत इकट्ठा होने का आदेश देते हैं, जैसे कि कोई इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई हो। सभी छात्र इकट्ठा होते हैं और रे सिर पर सूजन के साथ लौटता है। गैरी उससे पूछता है कि वह पहले कैसे आया, शायद इस बार पकड़ा गया होगा। रे जवाब देता है कि बस किस्मत खराब थी। वहीं सिल्विया छिपकर उसे देखती है और शर्म से लाल हो जाती है। फिर एक स्क्वायर जिसका नाम लैंसी है, वह सभी छात्रों को बताता है कि अब वह उन्हें एवेरियन नाइट एकेडमी ले जाएगा और पूरी यात्रा में लगभग 7 दिन लगेंगे। एकदम गंभीर लहजे में लैंसी सभी छात्रों को चेतावनी देता है कि अगर वे मुसीबत से बचना चाहते हैं तो उसके आदेशों का पालन करना ही होगा। कुछ देर बाद एक गार्ड विनफोर्ड से पूछता है कि क्या एकेडमी तक का रास्ता तय हो गया है। जब नाइट बताता है कि वे दलदल वाले रास्ते से गुजरेंगे, तो गार्ड घबरा जाता है और कहता है कि बच्चों के लिए उस कठिन रास्ते से जाना अभी बहुत जल्दी है। ऐसा सुनकर विनफोर्ड सभी छात्रों की ओर देखता है और कहता है कि वे नाइट बनने के लिए कुछ चुनौतियों का सामना करने वाले हैं। साथ ही यह भी जोड़ता है कि केवल वे ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी परीक्षण में हैं। अगली सुबह सभी छात्र एवेरियन नाइट अकादमी जाने की तैयारी करते हैं और रेन्नी शहर के बाहर गेट से गाड़ियों में बैठकर प्रस्थान करते हैं। जबकि रे सो रहा होता है, एक गंजा लाल बालों वाला लड़का कायल ये सोचता है कि उन्होंने टेलीपोर्टर क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि इससे वे तुरंत अकादमी पहुंच सकते थे। एक अन्य लड़का कहता है कि टेलीपोर्टर का उपयोग कर वे झंझट से बच सकते थे। ऐसा सुनकर एक लड़का डैन उसे बताता है कि क्योंकि एवेरियन नाइट एकेडमी में टेलीपोर्टर नहीं है, और काइल को कहता है कि वह मूर्ख है। काइल मानता है कि एकेडमी शायद रोलैंड एकेडमी के समान स्तर की है और सवाल करता है कि क्या वे इसे नहीं खरीद सकते। तभी कहीं से एक आवाज आती है जो डैन और काइल को डांटती है कि वे क्लास में ध्यान नहीं दे रहे। ये आवाज स्मार्ट एस सिल्विया की होती है, जो समझाती है कि एवेरियन अकादमी सीमा पर है, इसलिए इसे न केवल विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ खड़ा होना होता है, बल्कि शैडो बिस्ट के साथ भी। वह आगे बताती है कि अगर ऐसी जगह टेलीपोर्टर लगाया जाता है तो यह बाहर के लोगों के लिए खुला निमंत्रण होगा। स्टूडेंट्स इस जानकारी से हैरान होते हैं और सोचते हैं कि क्या यह क्लास में पढ़ाया गया था। सिल्विया लाल हो जाती है और रे की ओर देखती है, लेकिन जब गैरी उसे देखता है तो वह शर्मीली होकर दूर हो जाती है, जबकि हमारा लड़का उसके कंधे पर सो रहा होता है। बाद में वे दलदल के पास महल के खंडहरों पर पहुंचते हैं और छात्रों को कैंप लगाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि सुबह हो चुकी होती है। कैंप लगाते हुए
गैरी रे को बताता है कि वो सिल्विया उसे देख रही है। रे पूछता है कि वह क्या देख रही होगी, तो गैरी कहता है कि देखने के लिए पीछे मुड़कर देख। जब वे दोनों चुपचाप पीछे देखते हैं तो सिल्विया को अपनी पसंदीदा के सामने पकड़ा जाता है और वह घबराती है, जिससे उसका कैंप लगाने का काम बिगड़ जाता है। गैरी बताता है कि यह शायद रे के लाल बालों के कारण है, लेकिन रे को याद दिलाया जाता है कि यहाँ कई लाल बाल वाले लोग हैं, जैसे काइल, इयान और जुड़वां स्लोथ और बैजर। गैरी चौंकता हुआ कहता है कि सिल्विया बहुत खूबसूरत लड़की है और क्या रे उसे नज़रअंदाज करेगा, लेकिन हमारा लड़का उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी बीच डैन चोरी छुपे महल के खंडहरों के पीछे जाकर अपने दोस्त मोंक को बुलाता है। वे दोनों घृणित बदबू से परेशान हो जाते हैं, जो बदतर होती है जैसे मरे हुए चूहे की गंध हो। डैन कहता है कि वह दलदल की अंत तक देख नहीं सकता। वहां लैंस छुपकर आता है और बताता है कि यहाँ दलदल है। वह डैन और मोंक को डराता है कि अगर वे अपने पैर नहीं बचाना चाहते तो जल्दी अपना टेंट लगाकर सो जाएं। रात होती है और आग जल रही होती है। रे छुप छुपाकर महल से निकलता है और सोचता है कि उसने रात के खाने में थोड़ी जासूसी की थी, इसीलिए वह चुपके से निकल सकता है। वह अब भी जाने वाला है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। यह सिल्विया होती है, जो पूछती है कि वह इस समय कहाँ जा रहा है। रे सच बताता है कि वह जादुई जीवों का शिकार करने जा रहा है। सिल्विया चिंतित होकर कहती है कि क्या वह पागल हो गया है, और याद दिलाती है कि यह अब रेन्नी जैसा आरामदायक क्षेत्र नहीं है। वह उसे चेतावनी देती है कि वह मध्यवर्ती श्रेणी के जीव से भी मिल सकता है और नाइट्स भी उसे बचाने में विफल हो सकते हैं। रे उसका हाथ झटकता है और कहता है कि वह ठीक है, वह उससे निपट सकता है क्योंकि यह उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं। सिल्विया उदास हो जाती है और रे जाने लगता है। अगली सुबह सूरज उगता है। नाइट्स सभी को जगाते हैं और पर्दा खींचकर उनको सुस्त कहकर बताते हैं कि जो आखिरी उठेगा उसे दंडित किया जाएगा। गैरी जागता है और डर जाता है जब वह देखता है कि रे अपने लाल आंखें खोलकर लेटा हुआ है। गैरी डर के मारे उससे पूछता है कि क्या उसने पूरी रात सोया नहीं। रे कहता है कि उसने अच्छी नींद ली है क्योंकि वह मूर्ख नहीं है। गैरी समझ जाता है कि वह पूरी रात नहीं सोया और बाहर चला जाता है क्योंकि वह सबके सामने दंडित होना नहीं चाहता। रे अपने ड्रैगन सिस्टम को देखता है और हंसता है, सोचता है कि अगर वह इसी तरह शिकार करता रहा तो वह औसत दर्जे के जीवों के क्रिस्टल्स इकट्ठा कर लेगा। फिर वह अवसत प्रकार के क्रिस्टल्स को भी ऑब्जर्व कर सकेगा। बाद में वे एकेडमी की ओर जारी रखते हैं। सारे गाड़ियां नाइट्स के पीछे चल रहे होते हैं। जैसे ही वे भयावह जंगल से गुजरते हैं, विनफोर्ड रुकता है क्योंकि उसे आगे कोई खतरा महसूस होता है। खतरा महसूस करके विनफोर्ड लैंस से कहता है कि वे अब यहां से निकल जाएं, क्योंकि अब छात्रों को अकेले चुनौती का सामना करना होगा। अचानक जमीन से कुछ उभरने लगता है, जिससे गाड़ियां हिल जाती हैं। गैरी सोचता है कि बाहर बहुत शांत है और रे उस दौरान सो जाता है। घोड़ा चीखता है जब उस पर हमला होता है। पता चलता है कि तेज कीड़े ने उनकी राह रोक ली है। कीड़े ने अचानक हमला किया, जिससे कुछ लोग डर गए। गैरी और रे तलवार निकालकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जब कीड़ा एक लड़की पर हमला करने वाला होता है, गैरी उसकी रक्षा करता है। कीड़ों का खून देखकर कुछ लोग डर जाते हैं। गैरी कहता है कि ये कीड़े झुंड में आते हैं, इसलिए और भी होंगे। वह सभी से कहता है कि सतर्क रहें और गाड़ी से उतर जाएं। बाकी छात्र उसकी मदद करने लगते हैं। गैरी उन्हें खुली जगह में लड़ने और 3-3 के समूह में रहने का निर्देश देता है ताकि बचाव मजबूत हो। काइल जो उत्साहित है, गैरी सोचता है कि वे ज्यादा ही उत्साहित हो रहे हैं और अपनी ड्रैगन आंख चालू करता है। वह सोचता है कि ये सारे कीड़े शुरुआती श्रेणी के जादुई जीव हैं, इसलिए उसे चिंता नहीं। रीढ़ की हड्डी पर उसकी नज़र उन 6 नाइट्स पर जाती है जो पहले समूह छोड़कर ऊपर पहाड़ी पर खड़े हैं। रे जो सो रहा था, डैन से पूछा जाता है कि वह कहाँ जा रहा है और बताते हैं कि फॉर्मेशन न तोड़ें। रे जमकर जमाई लेता है और कहता है ये शुरुआती जीव हैं, इसलिए उसे मदद की जरूरत नहीं। उसके बिना संख्या सही होगी। नाइट्स ऊपर से देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि रे डरपोक है और उसे केवल लाल बेल्ट मिलेगी। दूसरे नाइट गैरी को निहारते हैं जो बहादुरी से लड़ रहा है। वह बिना हिचकिचाए वार करता है और तुरंत मार देता है। विनफोर्ड कहता है कि गैरी अपने शरीर को सावधानी से नियंत्रित करता है ताकि हर पल खोटी न हो। वह सिल्विया को भी देखता है, जो सक्रिय रूप से हमला नहीं करती, पर वह बहुत सावधान और कुशल है। सिल्विया एक कीड़े को चकमा देकर उसे काटती है। विनफोर्ड बताता है कि वह स्थिर है
और जब मौका मिलेगा दुश्मन खत्म होगा। लैंस सिल्विया की प्रशंसा करता है कि उसके कपड़े भी साफ हैं। तभी जमीन से एक बड़ा तेज कीड़ा निकलता है। सभी छात्र डर जाते हैं और सोचते हैं कि छोटे कीड़े मिलकर बड़ा हो गया। कीड़ा एक बच्चे की ओर झुकता है जो डर के मारे गिर जाता है। उस पर हमला करने वाला होता है, तभी इयान, लाल बाल वाला लड़का, उसके सामने कूदता है और अपने मजबूत बाजुओं से कीड़े के टेंटैकल फाड़ देता है। इयान गुस्से में आकर रखता है कि कोई भी उसके साथियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जुड़वां स्लोथ और बैजर भी आए और उन्होंने बड़े कीड़े को कुशलता से काटा। काइल कीड़े गिन रहा होता है, कहता है कि उसने अब तक 45 कीड़े मारे। ऊपर से नाइट्स हैरान होते हैं क्योंकि छात्रों को मदद की जरूरत नहीं पड़ी। लाल बाल वाले बच्चे ने अच्छा काम किया, सिवाय रे के, जो सो रहा था। कीड़े खत्म हो जाते हैं। इयान अपने साथियों की स्थिति जानता है और सभी राहत से सांस लेते हैं। विनफोर्ड सोचता है कि इयान शारीरिक रूप से मजबूत है और साथियों की देखभाल करना भी जानता है। वह एक अनमोल हीरा है। दूसरी ओर रे गाड़ी पर सो रहा होता है और कुछ नहीं करता। उसके बाद वे सभी गाड़ी में बैठते हैं और गैरी रे से पूछता है कि वह लड़ाई में क्यों नहीं आया। रे बोलता है, क्योंकि वे सब कीड़े बहुत कमजोर थे। दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया था कमेंट में मुझे बताएं, और अगर इसका अगला एपिसोड भी चाहिए हो तो कमेंट में मुझे बता दें। इसका अगला एपिसोड और भी रोमांचक है। ऐसे ही रोमांचक मनहवा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमसे जुड़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जुड़े रहिए।